नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है फिक्स डिपॉजिट पर इनकम टैक्स से बचने के लिए 10 जरूरी सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप बैंक के अंदर या फिर पोस्ट ऑफिस के अंदर फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं यानी एफडी करवाते हैं तो ध्यान रखिएगा 10 जरूरी सावधानियां आपको ध्यान में रखनी है, अन्यथा आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकती है। दोस्तों, कई लोग फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं बैंक में क्योंकि फिक्स डिपॉजिट सेफ होती है, आपको रिटर्न अच्छा खासा इसमें मिल जाता है। 6 से लेकर 7% तक का जनरल पब्लिक को और सीनियर सिटीजन है तो 7 से 8% के बीच में आपको रिटर्न दिया जाता है। पोस्ट ऑफिस में आपको 7.5% 5 साल की एफडी पर मिलता है। यहां पर बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट जो है वो आपकी सेफ रहती है। 5 लाख का इंश्योरेंस आपको मिलता है। पोस्ट ऑफिस में 100% गारंटी रहती है, जितना भी आपने पैसा डाला है पूरा का पूरा निवेश आपको सरकार द्वारा गारंटेड दिया जाता है। लेकिन कई बार यहां पर जो टैक्स पेयर है या जो कस्टमर है या फिर जो करदाता है वो अपने बैंकों में फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं और ये जो 10 गलतियां जो है सावधानियां नहीं रखते, जिसकी वजह से इनकम टैक्स की नोटिस उन पर आ जाती है। और एक बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ जाती है तो उसका जवाब देना बहुत ही आपके लिए मुश्किल हो जाता है। उसका जवाब देने के लिए आपको खर्चे करने पड़ते हैं, आपको सीए हायर करना पड़ता है, कंसल्टेंट हायर करना पड़ता है, तभी जाकर कहीं ना कहीं आप जो है वो प्रूफ डॉक्यूमेंट जो वो इकट्ठा करने पड़ते हैं। हर एक बैंक के अंदर जाना पड़ता है, आपको सोर्स प्रूफ करना पड़ता है कि पैसा आपके पास कहां से आया। कई सारी चीजों की जानकारी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होती है। क्यों देनी होती है? क्योंकि हमने ये सावधानियां नहीं रखी होती है। अगर ये सावधानी आपने बरती होती तो ये सारे झंझट आपको नहीं होंगे कभी भी। तो ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बचना है। नोटिस फ्यूचर में कभी भी ना आए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा अभी आपको कभी भी परेशान ना होना पड़े, जिसके लिए ये 10 जानकारियां, ये 10 जो सावधानियां हैं, इसे जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप बैंक में, पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो 10 जरूरी सावधानियां रखना आपको ध्यान में है, अदरवाइज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आपको नोटिस आ सकती है। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट करने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा नोटिस ना आए, इसके लिए 10 सावधानियां आपको रखना जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे सारा ब्याज, इंटरेस्ट जो भी फिक्स डिपॉजिट का आपको आता है वो आईटीआर में आप जरूर दिखाएं। कभी भी अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं, चाहे एक बैंक में कर रहे हैं, एक से ज्यादा बैंक में क्यों ना कर रहे हो, जितना भी ब्याज आपका होता है, इंटरेस्ट जो भी होता है, वो आपको आईटीआर में जरूर शो करें। अप्रैल से लेकर मार्च का फाइनेंशियल ईयर होता है और इस फाइनेंशियल ईयर में जितना भी आपको ब्याज मिला है उसे आपको दिखाना जरूरी होता है। तो ध्यान रखिएगा, एफडी जितनी भी आपके ब्याज मिल रहा है आईटीआर में इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में दिखाना जरूरी होता है। अगर आपके एफडी कई बैंकों में है, मल्टीपल बैंकों में है, अलग अलग बैंकों में है, तो सभी बैंकों का जो ब्याज है वो जोड़कर एक साथ आपको आईटीआर में इसको जरूर दिखाएं। सिर्फ यहां पर मैच्योरिटी वाला इंटरेस्ट नहीं, यानी कोई एफडी जो वो आपकी मैच्योर हो गई है फाइनेंशियल ईयर में, सिर्फ उसका इंटरेस्ट नहीं, बाकी की जितनी भी एफडी है जिसका पूरा का पूरा ब्याज, भले ही उसका ब्याज आपको मिला भी ना हो, चाहे पेड हो या पेबल भी क्यों ना हो, एक्यूड इंटरेस्ट भी क्यों ना हो, वो भी आपको आईटीआर में शामिल करना जरूरी होता है। बैंक ने टीडीएस काटा या नहीं काटा, पूरा ब्याज आपको ग्रॉस अमाउंट के साथ दिखाना यहां पर जरूरी होता है, आपको नेट नहीं दिखाना। एग्जांपल के तौर पर अगर बैंक ने 10,000 का ब्याज दिया है और 1,000 रुपया टीडीएस जो वो काटा है, तो आईटीआर में इसको 9,000 रुपए नहीं दिखाने, आपको 10,000 जो वो इनकम, इंटरेस्ट इनकम दिखानी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में, और 1,000 की जो क्रेडिट है क्योंकि 26A में वो रिफ्लेक्ट हो रहा होगा तो वो आपको क्लेम करना है। आईटीआर बनने से पहले फॉर्म 26AS या AIS को ब्याज से वेरीफाई या मिलान जरूर कर ले। अगर बैंक में टीडीएस काटा है तो उतना टैक्स क्रेडिट आईटीआर में आप ले लें। बैंक कई बार यहां पर टीडीएस आपका काट लेती है। फिक्स डिपॉजिट अगर आप करवाते हैं तो एक लिमिट से ऊपर अगर ब्याज जाता है तो इस पर जो है वो आपका टीडीएस है काट के सरकार को जमा कर देती है। अब आईटीआर जब आप भरते हैं तो इंटरेस्ट इनकम आपको पूरी दिखानी है और जो भी ब्याज है
जो भी टीडीएस कटा है उसको भी आपको रिपोर्ट करना है, लेकिन एक बार 26AS या एआईएस से मैच कर ले, वो प्रॉपर है तो जितना भी मिल रहा है वो आप यहां पर आईटीआर में क्लेम कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, भले ही 100 रुपए का ब्याज क्यों ना हो उसे भी दिखाएं, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर एक ट्रांजैक्शन को ट्रैक करता है, क्रॉस वेरीफाई करता है। अगर मिसमैच हुआ तो उस केस में आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ सकती है। हर वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के ब्याज को उसी साल में आईटीआर में दिखाएं। अप्रैल से लेकर 31 मार्च के दौरान जो भी ब्याज बैंक द्वारा, पोस्ट ऑफिस द्वारा आपको दिया गया है वो आपको आईटीआर में दिखाना है। अगर ब्याज छिपाया गया, कम दिखाया गया तो ध्यान रखिएगा इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है, मिसमैच भी आ सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ध्यान रखिएगा, अगर आप ब्याज शो नहीं करते, आपके 26AIS में आ रहा है, एआईएस हो गया, टीआईएस में रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन आईटीआर में आप रिफ्लेक्ट नहीं करते तो उस केस में मिसमैच की नोटिस आ सकती है, डिफेक्टिव नोटिस हो सकती है, जिसकी वजह से आपको यहां पर इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट द्वारा नोटिस आ सकती है। तो जितना भी ब्याज आपको मिल रहा है पूरे साल में आपको आईटीआर में दिखाना इसे मैंडेटरी होता है। आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे, टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर्म 16A जरूर मिलाएं। दोस्तों, बैंक या पोस्ट ऑफिस कभी भी अगर आपका टीडीएस डिडक्ट करती है, जो भी ब्याज आपको देती है, तो वो टीडीएस जो वो सरकार को जमा किया जाता है, लेकिन उस टीडीएस के सामने आपको एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है जो है टीडीएस सर्टिफिकेट, यानी कि फॉर्म 16A। जैसे सैलरी वालों के लिए फॉर्म 16 होता है, वैसे ही जो बैंक है, अदर डिडक्टर है, वो आपको देते हैं फॉर्म 16A, जिसमें वो ये कहते हैं कि हमने आपका टीडीएस डिडक्ट किया है। ये टीडीएस सर्टिफिकेट आप जब अपनी आईटीआर भरते हैं तो इसके बेसिस पर आप अपना टीडीएस जो वो क्लेम कर सकते हैं, सरकार आपको रिफंड पैसा इसमें कर देती है। तो ध्यान रखिएगा, बैंक जब आपके एफडी ब्याज पर टीडीएस काटता है तो उसके रिगार्डिंग एक प्रमाण पत्र आपको दिया जाता है जो है फॉर्म 16A, जिसे हम टीडीएस सर्टिफिकेट के रूप में भी देखते हैं। बैंक हर क्वार्टर, हर 3 महीने में या साल में एक बार ये फॉर्म जो है वो जारी करता है। इसमें लिखा क्या होता है? इसमें लिखा यह होता है कि कितना ब्याज आपको दिया गया है, बैंक ने कितना इंटरेस्ट आपको दिया है, कितना टीडीएस आपका काटा गया है और कौन से पैन नंबर पर यहां पर टीडीएस जो वो काटा गया है। आप फॉर्म 16A बैंक की नेट बैंकिंग से, अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर ट्रेसेस या फिर इनकम टैक्स पोर्टल से भी ये फॉर्म जो है वो डाउनलोड आप कर सकते हैं। फॉर्म 16A में जो टीडीएस दिखाया गया है वो आपके फॉर्म 26AS या एआईएस में भी दिखाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है जो बैंक है वो आपका टीडीएस तो काट लेती है, आपको फॉर्म भी डिक्लेयर दे देती है, लेकिन वो सरकार को जमा नहीं करती या आपको फॉर्म नहीं देती। तो उस केस में ध्यान रखिएगा, कभी भी जो टीडीएस सर्टिफिकेट आपको मिला है 26AS या एआईएस से मैच जरूर करें। अगर कोई मिसमैच है तो बैंक को इसकी जानकारी जरूर दें। अगर बैंक ने टीडीएस काटा लेकिन 26AS में नहीं दिखाया है तो बैंक को इसको सुधरवाएं, बैंक को कहें कि रिवाइज रिटर्न भर के हमारा टीडीएस जो वो जमा कराए हमारे पैन नंबर पर, वरना क्रेडिट जो है वो आपको नहीं मिलेगी। 26AS के अंदर या एआईएस के अंदर नहीं आता, तो अगर आप उसका रिफंड क्लेम करते तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहां पर मिसमैच की नोटिस आपको भेज देता है, रिफंड आपको अलाउ नहीं किया जाता। आपको यहां पर अपडेट करवाना पड़ता है, बैंक को जाकर कहना पड़ता है कि हमारा जो पैन है यहां पर अपडेट करिए, या तो बैंक ने गलत पैन नंबर डाल दिया हो या फिर गलत तरीके से किसी, या तो डिडक्ट ही नहीं किया हो, तो ये सारी दिक्कतें यहां पर हो जाती है। आईटीआर भरते समय ध्यान रखिएगा वही टीडीएस अमाउंट डालें जो आपके 26AIS में कंफर्म दिख रहा है, यानी 26AS या फिर 26AS या एआईएस के अंदर जो अमाउंट दिख रहा है वही अमाउंट आप आईटीआर में डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। या फिर अगर आप टीडीएस सर्टिफिकेट बेसिस पर भी डाल रहे हैं लेकिन बाद में अगर आप सुधार देते हैं तो, या फिर अगर आपके पास इंटीमेशन ऑर्डर आ गया तो उस केस में आप रिवाइज कर दे आईटीआर या रेक्टिफिकेशन करें। इंटीमेशन ऑर्डर नहीं आया है और आपका बैंक जो वो अपडेट कर देता है, 26AS को अपडेट हो जाता है, तो उस केस में भी आपको क्लेम मिल जाता है। कभी कभी बैंक जो है वो गलत पैन या ब्रांच कोड में डाल देता है, इसीलिए डिटेल हमेशा ध्यान से देखें। जो भी टीडीएस सर्टिफिकेट मिला है सारी डिटेल आप देखें, कितना इंटरेस्ट काटा गया है, टीडीएस कितना काटा गया है, पैन नंबर किसका है, एड्रेस किसका आ रहा है, सारी डिटेल आपको एक बार चेक करनी है। कोई भी डिटेल मिसमैच है बैंक को जाकर आपको बताना है। हर वित्तीय वर्ष में फॉर्म 16A की कॉपी आपको सुरक्षित रखनी है ताकि फ्यूचर में अगर कोई भी इंक्वायरी हो, स्क्रूटनी हो तो वो आपको काम आ सकती है। अगर फॉर्म 16A या 26AIS मिसमैच नहीं है तो आईटीआर आपकी मिसमैच मानी जाएगी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आपको नोटिस आ सकती है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है टीडीएस सर्टिफिकेट आपको मैच करके चलना है। टीडीएस सर्टिफिकेट के अंदर जो भी टीडीएस है वो अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो 26AS एआईएस से आपका मैच होना जरूरी है। आ जाते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे, फॉर्म 15G
फॉर्म 15H सही तरीके से भरें। दोस्तों अगर आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करवाना तो उसके लिए यहां पर आप फॉर्म 15G या H जो है वो जमा करके बैंक को या पोस्ट ऑफिस को जमा करें हर साल, तो उस केस में आपका टीडीएस डिडक्ट होने से बच सकता है। लेकिन इसके रिगार्डिंग कुछ जरूरी जानकारी है वो आपको ध्यान में रखनी है। ये एक घोषणा पत्र यानी डिक्लेरेशन फॉर्म है ताकि बैंक जो है वो एफडी पर ब्याज ना काटे। ये एक डिक्लेरेशन फॉर्म है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, जिसके तहत बैंक जो है वो आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं करता। आप बैंक को ये जानकारी दे रहे हैं कि हमारी जो इनकम है वो टैक्सेबल इनकम के अंदर है, हमारा जो ब्याज है उस पर कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं आती इनकम टैक्स के तहत, और इस वजह से हमें यहां पर जो है टीडीएस नहीं काटा जाए। फॉर्म 15G किन लोगों के लिए? जिन लोगों की उम्र 60 साल से कम है उन लोगों के लिए फॉर्म 15G होता है। और फॉर्म 15H की बात करें तो अगर आप सीनियर सिटीजन है, 60 साल से ज्यादा आपकी उम्र है, तो आपके लिए फॉर्म 15H है। हर वित्तीय वर्ष की शुरुआत में यानी अप्रैल के महीने में बैंक में ये फॉर्म जो है वो आप जमा करें ताकि आपका टीडीएस पूरी साल में ना कटे। अप्रैल की स्टार्टिंग में ही आप ये फॉर्म जो है बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जाकर जमा करें। आपकी कुल आय, टोटल इनकम ध्यान रखिएगा आपकी टैक्स सीमा से कम होनी चाहिए, यानी जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है आपकी वो यहां पर कम होनी चाहिए। फाइनेंशियल ईयर 25-26 की बात करें तो 4 लाख की लिमिट है। सीनियर सिटीजन के लिए यहां पर 4 लाख प्लस 8 लाख रिबेट भी मिलता है, तो 12 लाख के अंदर आपकी इनकम होनी चाहिए। और नॉन सीनियर सिटीजन है, फॉर्म 15G की अगर बात करें तो 4 लाख की इनकम के अंदर है, तो ये फॉर्म आप जमा कर सकते हैं, तभी ये फॉर्म जो है वो मान्य माना जाएगा, यानी आपको कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं आ रही है तो उस केस में आप ये फॉर्म जमा कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम टैक्सेबल हुई और आपने फिर भी यहां पर फॉर्म 15G 15H जो है वो यहां पर बैंक को जमा किया है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको नोटिस जो है वो आ सकती है। फॉर्म 15G 15H बैंक में या तो आप ऑफलाइन जाकर भी जमा कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से या मोबाइल ऐप से यानी ऑनलाइन माध्यम से भी जाकर आप जमा कर सकते हैं। पैन यहां पर आपका सही होना चाहिए, आधार पैन आपका लिंक होना चाहिए, वरना आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपके एफडी अलग अलग बैंकों में है, आपने 10 बैंकों के अंदर अलग अलग एफडी करके रखी है, तो हर एक बैंक के अंदर या पोस्ट ऑफिस के अंदर आपको अलग अलग फॉर्म जो है वो यहां पर देना होगा। अगर आपने एफडी का ब्याज साल में मान लीजिए 50,000 के अंदर है, 50,000 नॉन सीनियर सिटीजन के लिए और 1 लाख है सीनियर सिटीजन से, अगर इससे कम है तो ये फॉर्म देने की जरूरत नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा है, अगर इससे ज्यादा है तो ये फॉर्म आपको देना होगा और ये यहां पर आपके लिए जरूरी हो जाता है। बैंक से एक्नॉलेजमेंट लेना ना भूलें, रिसिप्ट लेना ना भूलें, ताकि फ्यूचर वेरिफिकेशन में यहां पर आपको संभाल के रखना है। कभी भी आपसे मांगा जाएगा तो ये आपको देना पड़ेगा कि बैंक द्वारा ये हमने फॉर्म जो है वो जमा करवाया हुआ था, हमारा टीडीएस ना काटा जाए। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यहां पर ध्यान रखिएगा आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से इनकम कम होनी चाहिए या टैक्सेबल नहीं होनी चाहिए, तभी ये फॉर्म आपका मान्य माना जाएगा, अदरवाइज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आपको नोटिस आ सकती है। तो फॉर्म 15G 15H जो है वो सही तरीके से भरे और सही नियमों के साथ सावधानी के साथ भरे तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। आ जाते अपने 4th पॉइंट पे, मल्टीपल बैंकों के अंदर फिक्स डिपॉजिट है तो इंटरेस्ट जो है वो सभी का आपको जोड़ना है। कई लोग अपने एक बैंक से ज्यादा बैंकों के अंदर फिक्स डिपॉजिट करते हैं, 3 बैंक हो गई, 5 बैंक हो गई, 10 बैंक हो गई, अलग अलग बैंकों के अंदर फिक्स डिपॉजिट करते हैं। एक तो सेफ्टी पर्पस के लिए, क्योंकि आरबीआई की जो सब्सिडी है DICGC की तरफ से सिर्फ एक बैंक के अंदर आपको 5 लाख का इंश्योरेंस मिलता है। इस वजह से कई बार जो लोग हैं वो अलग अलग बैंकों में एफडी करते हैं और कई बार यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो डिफरेंट बैंकों द्वारा अलग अलग दिया जाता है। कई बैंक आपको 6% का ब्याज देती है तो कुछ बैंक आपको 6.5% का ब्याज देती है। सीनियर सिटीजन है तो आपको ज्यादा 0.5% का एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो यहाँ पर मल्टीपल बैंकों के अंदर अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो ध्यान रखिएगा सभी बैंकों के अंदर जो भी ब्याज आपको आ रहा है ये आपको आईटीआर में दिखाना जरूरी होता है। अब इसमें कौन सी और बातें आपको जाननी है ये भी हम आप बताते हैं। बहुत लोग कई बार बैंकों में जो है फिक्स डिपॉजिट रखते हैं ताकि सेफ्टी हो और बेटर इंटरेस्ट रेट यहां पर आपको दिया जाए। हर बैंक एफडी पर ब्याज देता है, इसीलिए बैंक का इंटरेस्ट इनकम जो है वो अलग अलग बनता है। कोई बैंक का 50,000 का भी बन सकता है, कोई बैंक का 1 लाख रुपए का भी ब्याज बन सकता है। तो अलग अलग बैंक में आपको इंटरेस्ट रेट अलग मिलता है तो ब्याज भी आपको अलग मिलता है। आरटीआई भरते समय सभी बैंकों के एफडी इंटरेस्ट को आपको जोड़कर टोटल इंटरेस्ट इनकम जो है वो आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में दिखाना है। कुछ लोग सिर्फ 1-2 बैंकों का ब्याज दिखाते हैं लेकिन बाकी का जो ब्याज है वो छोड़ देते हैं, ये गलत बात है। आपने 2 बैंक का दिखाया, बाकी के बैंक का आपने नहीं दिखाया
तो आपको यहां पर दिक्कत हो सकती है। बैंक जो ब्याज देता है वो आपके पैन के लिए सीधा, जो आपका पैन से जुड़ा हुआ था बैंक अकाउंट, क्योंकि वो ब्याज दे रहा है तो वो ब्याज जो वो सीधे आपके एआईएस या फिर 26AS की रिपोर्ट में दिखाई देता है। सभी बैंकों में एक ही पैन नंबर होता है, इसीलिए डिपार्टमेंट को पूरी जानकारी होती है कि कितना ब्याज आपको यहां पर मिल रहा है। अगर आपने किसी बैंक का ब्याज नहीं दिखाया तो मिसमैच या फिर इनकम टैक्स की नोटिस आपको आ सकती है। आईटीआर बनने से पहले सभी बैंकों का एनुअल इंटरेस्ट स्टेटमेंट जो है वो मंगा ले और टोटल जो है वो कैलकुलेट करें। हर एक बैंक का इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आप निकलवा लें, कितना ब्याज आपको हर एक बैंक से मिला है इसको आप मैच भी कर सकते हैं। आपके जो एआईएस है, टीआईएस है, इसमें रिफ्लेक्ट होता है। अगर वो मैच हो रहा है तो उसके हिसाब से आप अपनी आईटीआर में क्लेम कर सकते हैं। कंबाइंड टोटल इंटरेस्ट इनकम जो है वो आईटीआर में आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के तहत दिखानी चाहिए। हर बैंक की एफडी स्टेटमेंट हो गया, फॉर्म 16A की जो कॉपी है वो आपको रखनी है ताकि फ्यूचर वेरिफिकेशन में आपको मदद मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने मल्टीपल बैंकों के अंदर फिक्स डिपॉजिट करवाई है तो सभी बैंकों का जो ब्याज होगा वो आपको यहां पर आईटीआर में दिखाना है। आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में एफडी, जैसे अगर आपने 4 बैंक में करवाया तो एफडी इंटरेस्ट फ्रॉम एसबीआई बैंक, एफडी इंटरेस्ट फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे करके आप यहां पर जो है अपने कंप्यूटेशन के अंदर डाल सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, सभी बैंकों के जो भी ब्याज आपको मिल रहे हैं एक बार क्रॉस वेरीफाई कर ले, या तो बैंक स्टेटमेंट से भी आप चेक कर सकते हैं, टीडीएस सर्टिफिकेट अगर आपको दिया गया है तो उससे भी आप मैच कर ले, फॉर्म 26AS हो गया या फिर आपका एआईएस टीआईएस है, इन सभी से मैच करने के बाद ही आप अपने आईटीआर में क्लेम करें। क्योंकि ध्यान रखिएगा, अगर आपने कम क्लेम किया तो इस केस में मिसमैच की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आपको नोटिस आ सकती है। अपने 5th पॉइंट पे एआईएस और 26AS में ब्याज की जांच जरूर कर ले। तो हमने ऑलरेडी आपको बता दिया, जो भी इंटरेस्ट आपको मिल रहा है बैंक द्वारा, टीडीएस सर्टिफिकेट द्वारा, फॉर्म 16A द्वारा, इसको आपको एआईएस से या फिर फॉर्म 26AS से मैच जरूर कर लेना है। ये एक टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट है। जो 26AS है वो आपको टैक्स क्रेडिट देता है, आपको जो भी पैसा डिडक्ट किया गया है सरकार द्वारा आपको रिफंड किया जाता है, जिसमें आपका टीडीएस हो गया, एडवांस टैक्स हो गया, या फिर रिफंड अगर आपका कोई पुराना आया है पिछले साल का तो वो भी आपको रिफ्लेक्ट होता है। एआईएस जो है वो आपकी इनकम डिटेल बताता है, जैसे आपके एफडी का इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, म्यूचुअल फंड का गेन हो गया, आदि चीजें जो है वो आपके पैन कार्ड से जुड़ी होती है। इसी वजह से एआईएस में सारी इनकम जो है, इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके रिपोर्ट होते हैं। बैंक जो ब्याज देता है वो आपसे पैन से जुड़ा होता है और एआईएस और 26AS में दोनों में ये रिपोर्ट होता है। आईटीआर भरने से पहले हमेशा रिपोर्ट में आप इंटरेस्ट और टीडीएस की एंट्री को ध्यान से वेरीफाई करें। जो भी आपका एआईएस है, 26AS है, जो भी इंटरेस्ट मिला है, जो भी टीडीएस कटा है, इसको एक बार जरूर वेरीफाई कर लें। अगर बैंक ने ब्याज दिखाया है लेकिन आपके आईटीआर में कम दिखाया है, बैंक ने आपका ब्याज काटा लेकिन आईटीआर में आपने कम ब्याज दिखाया है, तो यहां पर आपको मिसमैच की नोटिस आ सकती है। एआईएस 26AS में जो ब्याज दिख रहा है उसे अपनी कैलकुलेशन से आप एक बार मैच कर लें। जरूरत पड़े तो बैंक से स्टेटमेंट लेकर भी इसको मैच कर सकते हैं। जो टीडीएस बैंक ने काटा है वही टीडीएस आपके 26AS में दिखना चाहिए। अगर नहीं दिख रहा है तो बैंक को उसे सुधार करवाएं। एआईएस की नई डिटेल रिपोर्ट है, इसमें इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट और जो भी ट्रांजैक्शन सब दिखते हैं, इसीलिए इसे इग्नोर कभी भी ना करें। फॉर्म 16A जो टीडीएस सर्टिफिकेट है, जिसमें जो इंटरेस्ट दिख रहा है और टीडीएस आपका जो दिख रहा है, उसे भी आप 26AS या एआईएस से जरूर एक बार मिलाएं। तो बैंक जो टीडीएस सर्टिफिकेट देती है उसमें जो इंटरेस्ट आ रहा है, टीडीएस आ रहा है, वो आप एआईएस से या फिर 26AS से जरूर मैच करें। जब आपकी आईटीआर और फॉर्म 26AIS जो है वो डिटेल अगर मैच होगी तो उस केस में टैक्स नोटिस आने का आपको डर नहीं रहेगा। अगर ये दोनों चीजें मैच है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस अगर आपको आ भी जाए तो भी आप बिल्कुल नहीं डरेंगे। तो ध्यान रखिएगा, एआईएस और 26AS को एक बार जांचें। जो भी ब्याज इसमें आया है, जो भी टीडीएस डिडक्ट हुआ है, आप टीडीएस बैंक स्टेटमेंट से चेक कर सकते हैं, टीडीएस सर्टिफिकेट से चेक कर सकते हैं। तो एक बार इसको वेरीफाई जरूर करें। अपने 6th पॉइंट पे जॉइंट एफडी अगर आप करवाते हैं तो इसमें असली ओनर कौन है ये कैसे आप तय करेंगे। कई बार 2 व्यक्ति या 2 से ज्यादा व्यक्ति जो है वो जॉइंट फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं और इसमें यह प्रॉब्लम आ जाती है कि जो भी फिक्स डिपॉजिट आपने करवाया है बैंक द्वारा, पोस्ट ऑफिस द्वारा, जो भी आपको ब्याज दिया गया है वो किसकी आईटीआर में दिखाएं। कई बार यहां पर इनकम स्लैब जो है वो कम होती है, जो जॉइंट होल्डर होता है तो उसमें दिखा देते हैं। तो कैसे क्या करना है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस आपको ना आए इसके लिए आपको क्या सावधानी रखनी है, आइए समझाते हैं।
जॉइंट एफडी वो होता है जिसमें दो या दो से अधिक लोग जो है वो अपना नामदार बनाते हैं, यानी ए जॉइंट ए हो गया, जॉइंट बी हो गया, जैसे कि हस्बैंड वाइफ हो सकता है या फिर सिबलिंग, दो जन मिलकर साथ में एक अकाउंट खुलवाते हैं, जॉइंट एफडी करवाते हैं, जिसके तहत यहां पर जो व्यक्ति एफडी में पैसा कंट्रीब्यूट करता है, यानी जिस व्यक्ति ने उस एफडी के अंदर पैसा लगाया है वही उसको इनकम में यहां पर आईटीआर में दिखाना होगा। जो इनकम एफडी से आ रही है वो उसी की इनकम में आईटीआर में आपको शो करनी है। अगर हस्बैंड ने पैसा लगाया है तो इंटरेस्ट जो होगा वो हस्बैंड की इनकम में आएगा, ना कि वाइफ की इनकम में। अगर पति ने अपनी नाम से अपने पैसे से जो है वो एफडी जो है करवाई है, पैसा जो अपने बैंक अकाउंट से ट्रांसफर किया है, तो उस केस में जो भी ब्याज होगा वो हस्बैंड के आईटीआर में आएगा, ना कि वाइफ की आईटीआर में। एफडी डिपॉजिट स्लिप हो गई, बैंक स्टेटमेंट हो गया, या जो भी फंड आपने ट्रांसफर किया इसका रिकॉर्ड रखें ताकि आप कंट्रीब्यूशन जो है वो साबित कर सकते हैं। अगर आईटीआर में आपने गलत ओनर का दिखाया है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको स्क्रूटनी के समय आपको नोटिस भेजकर जो है वो आपको ट्रैक कर सकता है। एफडी होल्डर का जो पैन है वही होना चाहिए जिसने एक्चुअल इनकम रिपोर्ट करी है, यानी हस्बैंड ने अगर एफडी कंट्रीब्यूशन किया है तो हस्बैंड का ही पैन हो, ताकि जो टीडीएस कटे तो हस्बैंड के ही 26AS या फिर AIS TIS में वो रिपोर्ट हो। तो हस्बैंड का जो पैन है वो यहां पर रखें। अगर दोनों ने पैसा लगाया है तब क्या होगा, तो जो भी इंटरेस्ट होगा वो कंट्रीब्यूशन रेशियो देखा जाएगा। हस्बैंड ने यहाँ पर 2 लाख रुपए लगाए, वाइफ ने यहाँ पर 1 लाख रुपए लगाए, तो 2:1 का रेशियो के हिसाब से आपको इंटरेस्ट जो है वो कंट्रीब्यूशन रेशियो के हिसाब से बंटवारा करना होगा और फिर उसको जो है वो आईटीआर में दिखाना होगा। केवल असली कंट्रीब्यूटर जो होगा जिसने पैसा निवेश किया है आईटीआर में वही इनकम दिखाएगा, बाकी का नहीं। वाइफ ने अगर 1 रुपया भी कंट्रीब्यूशन नहीं किया, जॉइंट एफडी है, तो वाइफ के आईटीआर में नहीं आएगा इंटरेस्ट इनकम। बैंक स्टेटमेंट हो गया, ट्रांसफर रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए, जॉइंट एफडी एग्रीमेंट, ये सभी आपको सुरक्षित रखना है क्योंकि इन फ्यूचर में अगर कभी भी नोटिस आती है तो ये डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ सकते हैं। जब ओनरशिप और कंट्रीब्यूशन सही तरीके से डिक्लेयर होगा तो इनकम टैक्स की अगर स्क्रूटनी आए, मिसमैच भी क्यों ना हो, कभी भी आपको डर नहीं लगेगा। तो ध्यान रखिएगा, जो कंट्रीब्यूशन कर रहा है व्यक्ति उसी की आईटीआर के अंदर आपको इंटरेस्ट इनकम दिखाना है। बैंक के अंदर जो जॉइंट एफडी है उसी व्यक्ति का पैन देना है, आधार लिंक करवाना है जिस व्यक्ति ने पैसा कंट्रीब्यूट किया है। कंट्रीब्यूशन जहां से हुआ है वो सोर्स आपके पास पूरा होना चाहिए प्रॉपर, चाहे बैंक स्टेटमेंट हो, एफडी रिसिप्ट हो, पैसा जो भी आपने ट्रांसफर किया है, ये सारी चीजें आपको मैनेज करके चलनी है। अगर आप जॉइंट एफडी करवाते हैं, आप गलत व्यक्ति के खाते में ब्याज दिखाकर टैक्स की अगर चोरी करेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको नोटिस आ सकती है और फिर आप पर टैक्स पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो एक बार इन चीजों के बारे में जरूर ध्यान दें अगर आप जॉइंट एफडी करवाते हैं। अपने अगले पॉइंट पे, माइनर या फिर फैमिली मेंबर के नाम से अगर आपने एफडी कराई है तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, कई लोग अपने माइनर के नाम से, जो भी उनके चाइल्ड होता है, उनके नाम से एफडी करवा लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, माइनर के नाम से अगर आप एफडी करवाते हैं तो जो भी ब्याज है वो पेरेंट्स के इनकम में इंक्लूड किया जाता है क्योंकि क्लबिंग प्रोविजन लागू होता है। या फिर आपके जो फैमिली मेंबर है, जो आपकी स्पाउस है, उसके नाम से अगर आप एफडी करवाते हैं तो वहां पर भी क्लबिंग प्रोविजन लागू होता है। तो अगर आपने एफडी किसी माइनर बच्चे के नाम पर कराया है तो उसका जो इंटरेस्ट माइनर का होगा वो उसकी इनकम नहीं माना जाएगा। वो किसकी माना जाएगा? पेरेंट्स की इनकम मानी जाएगी। इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार माइनर का जो इंटरेस्ट है वो पेरेंट्स की इनकम में क्लब किया जाता है। अगर एफडी किसी स्पाउस या डिपेंडेंट फैमिली मेंबर के नाम पर है तो कंट्रीब्यूशन एंड ओनरशिप जो है उसके हिसाब से इंटरेस्ट रिपोर्ट होता है। स्पाउस के केस में अगर आपने कंट्रीब्यूशन किया है तो जो भी स्पाउस है उसकी इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, आपकी या जो हस्बैंड है उसकी इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। माइनर एफडी का इंटरेस्ट या फैमिली मेंबर का जो टैक्सेबल शेयर है वो आपको आईटीआर में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में दिखाना होता है। बैंक स्टेटमेंट हो गया, डिपॉजिट स्लिप हो गया, ये आप रखें ताकि एफडी में पैसा किसने लगाया है इसकी जानकारी पता लग सके। माइनर का इंटरेस्ट मैक्सिमम एग्जम्पशन आपको मिलता है 1500 रुपया हर एक चिल्ड्रन का, यानी मैक्सिमम जो आपको छूट मिलती है, जो भी ब्याज की छूट मिलेगी तो 1500 तक का आपको बेनिफिट मिल जाता है। उसके ऊपर जो है वो क्लबिंग प्रोविजन लागू होगा और इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से जो है वो टैक्स लगाया जाएगा। माइनर एफडी पर एक्रूड इंटरेस्ट सही से कैलकुलेट करें और पेरेंट्स की आईटीआर में इसको जोड़े। अगर माइनर एफडी इंटरेस्ट जो है वो छुपाया जाएगा
और मिसमैच और इनकम टैक्स की नोटिस यहां पर आ सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चला कि माइनर के एफडी करवाई हुई है और जो ब्याज है उसको आपने अपने इनकम में नहीं दिखाया है, तो इस केस में आपको नोटिस आ सकती है। माइनर एफडी की बैंक स्टेटमेंट और फॉर्म 16A जो टीडीएस सर्टिफिकेट है, ये हमेशा आप संभाल कर रखें। जब माइनर और फैमिली मेंबर के एफडी इंटरेस्ट सही तरीके से अगर आप रिपोर्ट करेंगे तो स्क्रूटनी नोटिस अगर आपको आएगी, इनकम टैक्स की नोटिस आएगी, तो इसमें आसानी से आप बच सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, माइनर के नाम से या फैमिली मेंबर्स के नाम से आप एफडी करते हैं तो पैसा किसका कंट्रीब्यूशन हुआ है, माइनर के केस में आपकी इनकम में इंक्लूड होगा, स्पाउस के केस में भी आपकी इनकम में इंक्लूड होगा। आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आईटीआर में ये इनकम दिखानी है। माइनर के केस में 1500 रुपए की आपको इसकी छूट मिल जाती है, लेकिन जो ब्याज है वो आपको आपकी इनकम में दिखाना। जब माइनर मेजर हो जाएगा तब इंटरेस्ट इनकम जो है वो यहाँ पर जो आपका चिल्ड्रन है उसकी आईटीआर में जाएगा, उसकी इनकम में दिखाई देगा। लेकिन जब तक वो मेजर नहीं होता तब तक आपको अपनी इनकम में इसे इंक्लूड करना है। अपने 8वें पॉइंट पे एफडी तोड़ने पर प्रीमेच्योर इंटरेस्ट को इंक्लूड करना ना भूले आपकी आईटीआर में। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आपकी फिक्स डिपॉजिट जो है वो मैच्योर होने से पहले ही आप पैसा विड्रॉ कर लेते हैं इमरजेंसी पर्पस के लिए। मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, पढ़ाई के लिए आपको पैसे की जरूरत आ सकती है, या किसी अन्य वजह से आप पैसा विड्रॉ करते हैं। अब विड्रॉ अगर आप करते हैं तो उस केस में आपको जो ब्याज दिया जाता है, प्रीमेच्योर इंटरेस्ट जो दिया जाता है, वो शायद आपकी एफडी रेट से थोड़ा कम होता है। लेकिन कई बार यहाँ पर जो लोग हैं वो क्योंकि यहाँ पर 31 मार्च के बाद आईटीआर फाइल करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि 31 मार्च तक तो आपकी आईटीआर एफडी थी नहीं, तो उस केस में कोई ब्याज नहीं देखा जाएगा। तो ऐसा नहीं है, आपको अप्रैल से लेकर मार्च तक का पूरा देखना है। तो यहाँ पर प्रीमेच्योर इंटरेस्ट भी क्यों ना मिला आपको, वो भी आपको आईटीआर में इंक्लूड करना है। एफडी मैच्योरिटी से पहले ही अगर तोड़ देते हैं तो जो ब्याज आपको मिलता है उसे टैक्सेबल इनकम आपकी मानी जाती है, आप उसे जो इग्नोर नहीं कर सकते। बैंक आमतौर पर एफडी प्रीमेच्योर इंटरेस्ट जो है वो टीडीएस काट भी सकता है। जैसे आपके मैच्योरिटी पर जो मैच्योरिटी पर इंटरेस्ट मिलता है तो उसमें टीडीएस काटा जाता है, या हर साल जो इंटरेस्ट आपका दिया जाता है उस पर टीडीएस काटता है, वैसे ही प्रीमेच्योर विड्रॉल पर जो भी इंटरेस्ट आपको मिल रहा है उस पर भी यहाँ पर बैंक टीडीएस काट सकती है। प्रीमेच्योर इंटरेस्ट को आईटीआर में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जरूर इंक्लूड करें। अगर एफडी पिछले वित्तीय वर्ष में तोड़ा है और इंटरेस्ट उस साल मिला है तो उस साल की आईटीआर में आपको दिखाना है। पिछले साल तोड़ा है तो जिस साल तोड़ा है, जिस साल इंटरेस्ट मिला है उस आईटीआर में आपको दिखाना जरूरी होता है। बैंक ने जो टीडीएस काटा है उसका लिए फॉर्म 16A जो है या 26AS से आप मैच कर लें। कभी कभी प्रीमेच्योर इंटरेस्ट अलग अलग रेट से आपको मिलता है, इसलिए बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से एग्जैक्ट अमाउंट कैलकुलेट करें, क्योंकि यहाँ पर पेनल्टी आपको लगती है। तो मान लीजिए बैंक आपको 6% दे रही है, लेकिन क्योंकि आपने प्रीमेच्योर विड्रॉ करवाया है तो 1% कम होकर यानी 5% रेट के हिसाब से आपको ब्याज दिया जाता है। तो वो आप बैंक स्टेटमेंट में देख लें कि बैंक स्टेटमेंट में कितना पैसा आपको एफडी ब्याज का मिला है। प्रीमेच्योर विड्रॉल पर बैंक अक्सर लोअर इंटरेस्ट रेट देता है, इस हिसाब से टैक्सेबल इंटरेस्ट कम या ज्यादा आपका हो सकता है। यानी हर साल आप जो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं उससे कम आपका इंटरेस्ट हो सकता है अगर आपने प्रीमेच्योर विड्रॉ करवाया। प्रीमेच्योर इंटरेस्ट छिपाया गया अगर तो मिसमैच या फिर इनकम टैक्स की नोटिस आपको आ सकती है। एफडी ब्रेकअप आपके पास होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, फॉर्म 16A होना चाहिए, यह आपको संभाल कर रखना है। कभी भी आपसे अगर मांगा जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, यह आपको काम जरूर आएगा। प्रीमेच्योर इंटरेस्ट सही साल और सही अमाउंट जो है वो रिपोर्ट करें आपकी आईटीआर में, अदरवाइज आईटी स्क्रूटनी या टीडीएस का जो मिसमैच है उससे आपको बचा जा सकता है। तो अगर आप सही अमाउंट रिपोर्ट करेंगे, प्रीमेच्योर इंटरेस्ट जो है वो सही साल में दिखाएंगे, तो कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस आने से आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपने प्रॉपर्ली ऑलरेडी जो इंटरेस्ट है वो यहां पर रिपोर्ट कर दिया। अपने 9 पॉइंट पे टीडीएस ना काटा हो तो खुद से टैक्स पे करें। कई बार ऐसा होता है बैंक जो है लिमिट से अंदर आपका इंटरेस्ट इनकम होता है तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं करता, तो उस केस में आप आईटीआर में उस इंटरेस्ट इनकम को दिखाकर जो भी टैक्स आपका बन रहा है अदर इनकम को इंक्लूड करके वो आप आईटीआर से भर सकते हैं। अगर एफडी ब्याज आपका 50,000 नॉन सीनियर सिटीजन के केस में और सीनियर सिटीजन के केस में 1 लाख से कम है तो बैंक इस पर टीडीएस जो है वो नहीं काटता। चाहे बैंक टीडीएस जो है वो नहीं काटे, लेकिन इंटरेस्ट इनकम जो है वो आपकी टैक्सेबल होती है और आईटीआर में इसको दिखाना जरूरी होता है। बैंक स्टेटमेंट हो गया, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट फॉर्म 16A हो गया, इंटरेस्ट अमाउंट इससे आप कंफर्म कर सकते हैं। ब्याज आप आईटीआर में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में इंक्लूड करें, जो भी स्लैब रेट है उसके अनुसार इंटरेस्ट पर जो टैक्स लगेगा कैलकुलेट करें, और
आप अगर टीडीएस नहीं काटा है तो या तो आप एडवांस टैक्स भर दें या फिर आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स के रूप में भी जमा कर सकते हैं। जब टीडीएस नहीं काटा तो 26AS के अंदर एंट्री नहीं होगी। इसके लिए आईटीआर में खुद को आपको रिपोर्टिंग करना जरूरी होता है। अगर इंटरेस्ट दिखाया नहीं तो मिसमैच की या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस आपको आ सकती है। बैंक स्टेटमेंट, एफडी सर्टिफिकेट, टैक्स पेमेंट रिसिप्ट, ये आपको संभाल कर रखना है। जो भी एफडी रिलेटेड टीडीएस जो आपका काटा गया है तो उसके रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है ये आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए संभाल के रखना है। टैक्स स्लैब के हिसाब से सेल्फ जो है वो आप टैक्स पे करें, आईटीआर में इसको प्रॉपर दिखाएं, आईटी स्क्रूटनी या फिर मिसमैच से आप बच सकते हैं। तो अगर आप जो भी टीडीएस कटा है आईटीआर में प्रॉपर दिखा देते हैं तो उस केस में आपको कभी भी डिपार्टमेंट की नोटिस से डर नहीं होगा या स्क्रूटनी में कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप स्क्रूटनी से बच सकते हैं। तो ये भी आप जो है वो यहाँ पर एफडी रिलेटेड ध्यान में ये चीज रख सकते हैं। अपने आखिरी पॉइंट पे, कैश डिपॉजिट या एफडी सोर्स का रिकॉर्ड जरूर रखें। कई बार आप बैंक में एफडी करवाते हैं कैश माध्यम से या फिर आप ऑनलाइन मोड से भी करवाते हैं, तो जो भी माध्यम से आप एफडी करवा रहे हैं तो सोर्स यहां पर आपके पास प्रॉपर होना चाहिए, डॉक्यूमेंट आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। अगर आपने जो एफडी करवाई है इसका सोर्स आप नहीं बता पाए तो उस केस में आपको यहां पर टैक्स पेनल्टी लग सकती है। अगर आपने एफडी कैश में बनाया है तो यह इनकम टैक्स स्क्रूटनी का एक विषय हो सकता है। ध्यान रखिएगा, कैश में किया है या ऑनलाइन मोड से किया है, 10 लाख से ज्यादा के एफडी करते हैं तो हर साल अगर आपने ये किया है तो हर साल जो बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, वो आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देती है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको यहां पर नोटिस भेज सकता है। एफडी जमा किए गए कैश का सोर्स प्रूफ आपको जरूर रखना है। अगर कैश में आपने एफडी करी है तो इसका सोर्स आपके पास होना चाहिए। आपने कोई प्रॉपर्टी बेची थी, शेयर्स बेचे थे जिसकी वजह से आपके पास पैसा है, इसकी एफडी करी है। आपने कैश विड्रॉ किया था फिर आपने ये एफडी करवाई थी, या कोई गिफ्ट आपको मिली है, इनहेरिटेंस में आपको पैसा मिला है, तो जो सोर्स है ये आपको इसका डॉक्यूमेंट प्रूव करना होगा जो भी कैश एफडी करवाते हैं। कैश की ओरिजिनल रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए, बैंक विड्रॉल स्लिप होनी चाहिए, सेल डीड, गिफ्ट डीड आदि संभाल कर आपको रखना है। सोर्स आपका क्लियर होना चाहिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट हुआ तो उस केस में आपकी अनएक्सप्लेन एफडी मान ली जाएगी, अगर डाउट नहीं होगा तो एफडी जो है वो आपकी अनएक्सप्लेन मनी नहीं मानी जाएगी। हर कैश डिपॉजिट या एफडी के लिए आपको समरी सीट जो है वो यहां पर बना लेनी है। अगर आप कैश डिपॉजिट जो कर रहे हैं एफडी का तो उसके लिए कौन से दिन में कितना अमाउंट का और क्या सोर्स से पैसा आया है ये एक आप समरी पेज पर लिख सकते हैं। कैश एफडी पर टीडीएस रेट वही एप्लीकेबल होगा जो आपकी नॉर्मल एफडी रेट पे होगा। सोर्स डॉक्यूमेंट ना होने पर एफडी अमाउंट सेक्शन 68 के तहत आपकी अनएक्सप्लेन इनकम मानी जा सकती है। डिपॉजिट स्लिप्स, बैंक स्टेटमेंट हमेशा सेफ रखें। अगर एफडी में मल्टीपल सोर्सेस है, अलग अलग सोर्सेस से पैसा आया है तो ये जो सोर्स है उसका ब्रेकअप प्रॉपर आप मेंटेन करके रखें। आईटीआर में भी आप दिखा सकते हैं, प्रॉपर सोर्स रिकॉर्ड जो है वो रखें। इनकम टैक्स स्क्रूटनी या नोटिस का डर आपको कभी भी नहीं लगेगा। तो प्रॉपर सोर्स आपके पास होना चाहिए, चाहे आपने कैश में करवाया है, ऑनलाइन माध्यम से करवाया है, सोर्स आपके पास होना चाहिए। यानी जो भी पैसा आपने एफडी में डाला है इस पैसे पे ऑलरेडी सरकार को आपने टैक्स पे कर दिया है या जिस सोर्स से आया है उस सोर्स से रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट यहां पर प्रोवाइड करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उस केस में आपको दिक्कत परेशानी आ सकती है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप बैंक में या पोस्ट ऑफिस में एफडी करवाते हैं तो ये 10 सावधानियां जरूर रखें, अदरवाइज आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकती है, मिसमैच की नोटिस आ सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आपको एफडी रिलेटेड डॉक्यूमेंट देने पड़ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए तो उस केस में फ्यूचर में कभी भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।